नमस्कार। कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से ईशमधु तलवार जी जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं पुनः कोशिश करता हूं कि वे जुड़ जाएं। इस बीच मैं भाई अजय अनुरागी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बातचीत आरंभ करें, अपने व्यंग्यकार और लेखन प्रक्रिया के बारे में कुछ हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। अजय अनुरागी। धन्यवाद भाई प्रेमचंद गांधी।
व्यंग एक बड़ा जिम्मेदारी भरा लेखन है। इसे हम एक तरह से उद्देश्यपूर्ण लेखन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो कुछ हम देखते हैं साहित्य की दूसरी विधाओं में, हमारा दृष्टिकोण और उन चीजों को देखने का जो मकसद होता है वो थोड़ा सा भिन्न होता है। व्यंग्यकार जिन चीजों को देखता है वे सारी की सारी विसंगतियां होती हैं, विकृतियां होती हैं, कमियां होती हैं या बहुत सारी कमजोरियां होती हैं। व्यंग्यकार की नजर उन्हीं चीजों पर सबसे पहले पड़ती है और वो चाहता है कि उन चीजों को अपने लेखन में उतार करके समाज की जो कुछ कमजोरी है, जो कुछ कमियां हैं, व्यक्तित्व में जो कुछ बुराइयां हैं, उन्हें वो सबके सामने लाए और उसमें कुछ सुधार करे। इसे एक तरह से हम सामाजिक शिक्षण की विधा भी कह सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं है, सब कुछ श्रेष्ठ और सुंदर नहीं है। लेकिन हम इस समाज को श्रेष्ठ और सुंदर कैसे बनाएं, इसके लिए हमारे पास जो व्यंग्य की विधा है वो बहुत सारी ऐसी चीजों को भी देखती है जिन्हें हम देखते हुए भी नजरअंदाज कर जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि यह जिम्मेदारी और लेखन की जवाबदेही से भरी हुई विधा है और खास तौर से इस विधा के अंतर्गत जो लेखन होता है उस लेखन के कुछ खतरे भी हैं। खतरे इसलिए भी हैं कि जब हम चीजों में सुधार के लिए कुछ प्रक्रिया अपनाना चाहेंगे, लोगों तक उन चीजों को खोलना चाहेंगे, उघाड़ना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से खतरा होगा भी। हम देखते हैं कि जो हमारी व्यंग्य विधा है वो बहुत सारे सोपानों से होकर के गुजरी है, तब इसे व्यंग्य की विधा का दर्जा प्राप्त हुआ। सबसे पहले हास्य और व्यंग्य को लेकर के बहुत सारे तर्क और वितर्क हुए। हास्य अलग है, व्यंग्य अलग है, और पहले हास्य और व्यंग्य को सामूहिक रूप से देखा जाता था। जब हास्य को व्यंग्य के साथ सामूहिक रूप से देखा जाता था तो यह कहा गया कि व्यंग्य पृथक विधा नहीं है। हास्य व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन जो व्यंग्य है वो प्रवृत्तिगत होता है। हास्य का कोई उद्देश्य नहीं होता, निरुद्देश्य भी हम हंसी ठट्टा कर सकते हैं, किसी भी बिंदु पर हंस सकते हैं। कई बार हम समय व्यतीत करने के लिए भी हास्य का सहारा ले लेते हैं, मगर व्यंग्य में ऐसा नहीं है। व्यंग्य में एक निर्धारित उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यंग्यकार अपना लेखन करता है। और जो प्रवृत्तियां व्यक्ति और समाज में हानिकारक दृष्टि से पनप गई हैं, उनमें सुधार और शिक्षण की दृष्टि व्यंग्यकार की होती है। इसलिए व्यंग्य का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य समाज सुधार है, और इस समाज के सुधार को किस तरह किया जाए, इसमें अपना योगदान किस तरह से दिया जाए, इसी को आधार बना करके व्यंग्यकार अपनी लेखनी को विभिन्न शैलियों में बांट देता है। एक विवाद शैली और विधा को लेकर भी व्यंग्य के साथ जोड़ा। कहा यह गया कि व्यंग्य तो एक शैली है,
साहित्य की हर विधा में, चाहे वो गद्य की विधा हो, पद्य की विधा हो, उसमें शैली रूप में व्यंग विद्यमान है, तो फिर इसे पृथक से विधा क्यों कहा जाए। मगर शैली के रूप में विधा होना अलग बात है और पृथक विधा होना अलग बात है। शैली सबकी भिन्न हो सकती है। कविता में भी व्यंग आता है, कहानियों में भी व्यंग आता है, और उपन्यास या नाटकों में भी हम व्यंग देखते हैं। मगर जो व्यंग की विधा है, वो विधा अपने आप में स्वतंत्र विधा है। उसे शैली कहकर के हम छोटा नहीं कर सकते। शैली तो केवल एक विधागत विशेषता है, जबकि विधाएं अपने स्वतंत्र अस्तित्व में अपना महत्व रखती है। तो व्यंग विधा भी इसी मायने में एक स्वतंत्र विधा है। यह बात अलग है कि हमने इसको विधा बहुत बाद में माना। हरिशंकर परसाई जो हमारे व्यंग के पुरोधा है, शरद जोशी, रविन्द्रनाथ त्यागी और राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल, इन लेखकों ने इस विधा को स्थापित किया और बाद में बहुत सारे व्यंगकारों ने यह सुनिश्चित कर दिया कि यह वास्तव में विधा है और इसे विधा का दर्जा दिया जाए। ये व्यंग के साथ बहुत सारी समस्याएं रही। एक समस्या आलोचना की भी आती है। कहा जाता है कि व्यंग में आलोचक नहीं है, इसकी कोई समृद्ध आलोचना नहीं है। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि पहले रचना होती है, उसके बाद आलोचना का विकास होता है। रचना नहीं होगी तो आलोचना कैसे होगी। व्यंग को विधा का दर्जा प्राप्त हुए अभी बहुत कम समय हुआ है, इसलिए जो व्यंगकार हैं उनके कंधों पर ही ये जिम्मेदारी भी आ गई है कि वे उसका आलोचना शास्त्र लिखें। व्यंग पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसका विश्लेषण भी वे करें, विवेचन भी वे करें। तभी हम देखेंगे कि यह विधा वास्तव में लोगों तक अपनी पैठ बना चुकी है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि व्यंग बड़ी लोकप्रिय विधा के रूप में सामने आया है, और आज ही नहीं, जब से समाचार पत्र और पत्रिकाओं ने अपना प्रसारण शुरू किया, प्रकाशन शुरू किया, तब से ही व्यंग किसी न किसी रूप में उस अखबार में जरूर छपा, उस पत्रिका में जरूर छपा। चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो, मतवाला मंडल के लेखक हों, या शिव शंभू के चिट्ठे हों, ये सब अखबारों के माध्यम से व्यंग स्तंभ या व्यंग को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। स्तंभों का भी व्यंग को लोकप्रिय बनाने में बड़ा योगदान है। आज हिंदी का प्रत्येक अखबार, लगभग प्रत्येक अखबार व्यंग के स्तंभ छापता है। बड़ी साहित्यिक पत्रिकाएं भी व्यंग को स्थान देने लगी हैं। इसका एक कारण यह भी है कि अब व्यंग एक सशक्त विधा के रूप में स्थापित हो चुका है, और समाज में जो स्थितियां बनी हैं उनमें केवल व्यंग ही एक सशक्त हथियार के रूप में, साहित्यिक हथियार के रूप में अपना काम कर सकता है। यह विश्वास भी लोगों के भीतर बना है।
और इसीलिए इसे लोकप्रिय विधा कहकर के भी हम खारिज नहीं कर सकते। बहुत से लोग आरोप लगाते हैं लोकप्रिय विधा है, साहित्य की गंभीर विधा नहीं है, इसलिए व्यंग्यकार को या व्यंग्य को दोयम दर्जे का लेखन माना जाता है। मैं समझता हूं यह आरोप भी निराधार है, क्योंकि व्यंग्य भी उतना ही गंभीर है जितना साहित्य की अन्य विधाएं, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो या कुछ अन्य। और हम देख रहे हैं कि विधा के रूप में व्यंग्य की भी अनेक उपविधाएं अब प्रचलन में है, निरंतर सृजित हो रही है। व्यंग्य उपन्यास हो रहे हैं, व्यंग्य कहानियां लिखी जा रही है, व्यंग्य नाटक भी सामने आए हैं। तो ये व्यंग्य का अपना स्वरूप है जो अनेक अनेक शैलियों में, उपविधाओं में अब हमारे सामने आ रहा है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो व्यंग्य विधा है वो विधा आम जन जीवन के ज्यादा निकट है। हम एक तरफ देखते हैं कि पाठक विधाओं से दूर हो रहा है। प्रकाशक भी इस बात की बार बार शिकायत पहले करते हैं कि कविता के पाठक नहीं है, कविता की किताबें बिकती नहीं है, तो हम इन किताबों को कैसे छापें। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि व्यंग्य की किताबें छप भी रही है और वे पाठकों तक पहुंच भी रही है, बिक भी रही है। तो ऐसा नहीं है कि व्यंग्य को हम दोयम दर्जे का लेखन मान करके उपेक्षित करें। यह उपेक्षा भाव पिछले कई समय तक बना रहा, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि यह उपेक्षा भाव अब सही नहीं है। साहित्यिक साथियों को यह मानसिकता बदलनी होगी और व्यंग्य के प्रति भी जो अपेक्षा है उस अपेक्षा को प्रदर्शित करना होगा। बहुत से ऐसे लेखक जो व्यंग्यकार नहीं है मगर हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं, चाहे वो फणीश्वरनाथ रेणु हो, अमृतलाल नागर हो, ये ऐसे महत्वपूर्ण लेखक भी अपने लेखन में कहीं न कहीं व्यंग्य की धारदार उपस्थिति को अनुभव कराते हैं। रेणु की बहुत सी कहानियां व्यंग्य कहानियां हैं। इसी तरह बाद के लेखकों में भी जो गंभीर लेखक हैं उनमें भी हम देखते हैं व्यंग्य अपने आप में अपने दम पर विधा बनकर के साहित्य के आकाश में छाया हुआ है। बहुत सारी बातें व्यंग्य पर की जा सकती हैं और राजस्थान के व्यंग्य पर भी हम अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि राजस्थान का व्यंग्य साहित्य भी समृद्ध साहित्य कहा जाता है और खास तौर से राजस्थानी भाषा का साहित्य अगर हम पढ़ते हैं तो वहां भी व्यंग्य की उपस्थिति हम देख पाते हैं। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आर्य वैष्णव नमस्कार। हैं? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ,
हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज आ रही है सर, आप बोलिए। जी। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, मैं माफी चाहता हूँ कि ये पता नहीं कैसे नेट ने बीच में काम करना बंद कर दिया था। तो आप जारी रखिए। जी भाई साहब, आप आगे और आप थोड़ी बातचीत हो जाए, फिर आप जो आदेश करें। हैं? मैं वो व्यक्ति बात को आगे हाँ, तो बढ़ाता अपना कोई व्यंग रचना सुना दी। हैं? हूँ। जी हाँ, मैं सुनाता हूँ, व्यंग सुनाता हूँ। इंद्र, मैंने अभी हाँ थोड़ी देर पहले एक व्यंग लिखा था, किसान का मरना। तो मैं हाँ, चाहता हूँ कि इसी व्यंग को सुना देता हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छे। किसान अभी मरा नहीं है, हाँ हाँ, बिल्कुल। अधमरा हुआ है। वह कैसे मरेगा, इस पर विद्वानों की अलग अलग राय है। सिर फोड़ दो, कमर तोड़ दो, हम्म, खेत उजाड़ दो, खाद बीज पर सब्सिडी हटा दो, बिजली काट दो, पानी रोक दो, बस मर जाएगा किसान। किसान को मरना कठिन नहीं है, सबसे आसान है। मंडी तक जाने का भाड़ा नहीं निकलेगा तो टमाटर सड़क पर पलटेगा और मर जाएगा। आलू खोदेगा नहीं, खेत में दबे दबे सड़ जाएंगे। और किसान कोल्ड स्टोर के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली में औंधे मोड़ मरा मिलेगा। प्याज और लहसुन, गन्ना और कपास जैसी फसलें किसान को मरने के लिए पर्याप्त है। किसान की क्या है, उसे तो मरना ही मरना है। अकाल से वह मरता है, बाढ़ से वह मरता है, शीत से वह मरता है, गर्मी से वह मरता है, बारिश ओलों से वह मरता है। उसे तो हर हाल में मरना ही है। कोई मारे तो मरे, न मारे तो भी मरे। किसान का मरना भी क्या मरना है, इससे तो कुत्ते की मौत अच्छी है। कुत्ते का मरना मुहावरा बन गया, किसान का मरना खबर भी नहीं बना। कभी उसे मौसम मारता है तो कभी उसे मन मार डालता है। तन से वह मरा हुआ रहता ही है। उसके शरीर की चर्बी दूसरों पर चढ़ी रहती है। उसका अन्न दूसरे खाते हैं, उसका घी दूध दूसरे पीते हैं। अन्नदाता किसान को कहते हैं और अन्न का भंडार आड़तियों के पास होता है। वह खेत का मालिक है, मगर खेत को खाया नहीं जा सकता। खेत सिर्फ कर्ज देता है, कर्ज से मर्ज बन जाता है। वह फसल के घाटे को पूरा करने के लिए कभी पेड़ से लटक जाता है, कभी कुएं में कूद पड़ता है और कभी जहर खा जाता है। आत्महत्या भारतीय किसान का सबसे सस्ता शौक है। दूसरे शौक वह पूरे कर नहीं सकता, इसलिए आत्महत्या कर लेता है। कृषि के दो ही सिद्धांत होते हैं, करो या मरो। करो कहाँ, पानी है नहीं, खाद बीज मिलते नहीं है, फसल का पूरा मूल्य मिलता नहीं। अब दूसरा सिद्धांत बचा, मरो। यह सबसे उत्तम है, सबसे आसान भी है। मरने पर कोई कर नहीं है, टैक्स। कर लगा दो, किसान मरना छोड़ दे। जीवित रहने पर कर है, इसलिए जीवन कठिन है। किसान के पास जीने का एक ही तरीका है, खेती। मगर मरने के हजार तरीके, हजार में से कोई एक तरीका अपना खेत है। आजकल उसे सड़क पर उतरना पड़ रहा है, अफसोस। देश में किसान के लिए कोई नीति नहीं, बाकी सबके लिए नीति है। किसान अपनी खेती से अपनी भूख प्यास को नहीं बचा पा रहा है। उसके पास जीवन तो होता है, लेकिन उसका कोई स्तर नहीं होता। आज स्तर के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं। किसान एक मूल्यहीन प्राणी है।
उसे अपने जीवन का मूल्य कभी नहीं मिल पाता, खेती का ही उचित मूल्य उसे कभी नहीं मिलता, तो जीवन का मूल्य क्या मिलेगा। भारत आज भी कृषि प्रधान देश है, क्योंकि किसान अभी पूरी तरह मरा नहीं। उसे मारने के उपाय प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर कर रहे हैं। खेती को उजाड़ा जा रहा है ताकि किसान उजड़ जाए, कृषि भूमि का अधिग्रहण हो रहा है ताकि किसान पूरी तरह बैठ जाए, जैसे बधिया बैठ जाती है। किसान को संत कहकर उसकी सुविधाएं छीन दी है और दुविधाओं में धकेल दिया है। वह सजा भोग रहा है किसान होने की। तुम मत मारो उसे, जब खेती मर जाएगी तब किसान अपने आप मर जाएगा, तब किसान का मरना सबका मरना होगा, देख लेना एक दिन, देख लेना। खेती में सब जी बहुत किसान बढ़िया। तो अनुराग जी, इन दिनों आपने बड़ा अच्छे व्यंग लिखे हैं और कई अखबारों में, जागरण में और दूसरी जगह हमने देखे हैं। आपको क्या लगता है कि व्यंग विधा अभी भी स्थापित होने की प्रक्रिया में है या स्थापित हो चुकी है? हालांकि परसाई जी ने जो काम किया वो तो इतना ऐतिहासिक काम है और उसके बाद भी बहुत सारे अच्छे व्यंग लिखे जा रहे हैं, लेकिन विधा को लेकर आप क्या सोचते हैं? व्यंग विधा स्थापित विधा है। परसाई जी ने जिस काम को आगे बढ़ाया, हालांकि उन्होंने शुरू में व्यंग को आत्मा कहा, मगर उन्होंने ही इसे विधा के रूप में स्थापित करने में अपना पूरा लेखकीय श्रम बहा दिया। और उसके बाद हम देखते हैं, चाहे वो शरद जोशी हो, श्रीलाल शुक्ल हो, रविन्द्रनाथ त्यागी हो, और भी बहुत सारे लेखक थे जिन्होंने व्यंग में ही अपना पूरा लेखन कर्म समर्पित किया। और हम इसे विधा मानते ही हैं और स्थापित विधा है। शुरुआत में इस प्रकार की जरूर कुछ मतभेद होते रहे, विचार विमर्श होते रहे कि साहित्य में जो व्यंग है ये शैली के रूप में है और विधा के रूप में इसकी स्थापना नहीं हो पाई है। मगर ये बहुत प्रारंभिक बातें थी, और उन प्रारंभिक बातें इसलिए भी थी क्योंकि व्यंग एक शैली के रूप में पहले से ही साहित्य की विभिन्न विधाओं में विद्यमान था, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, नाटक या उपन्यास, अन्य विधाएं हो। तो वो शैली अलग है, मगर व्यंग का अपने आप में एक स्वरूप बना हुआ है, उसका एक फॉर्मेट है, वो इसकी एक फॉर्म है। इसलिए हम देखते हैं कि यह एक विधा के रूप में विस्थापित विधा है। अब हम इस पर कोई और बात करें तो ज्यादा, मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि विधा है और ज्यादातर लेखक और आलोचक और आप भी व्यंग में लिखते हैं और आपने भी अच्छे व्यंग लिखे हैं, आपकी पुस्तक व्यंग की छपी है। तो मैं समझता हूँ कि आप पत्रकारिता और साहित्य दोनों से एक साथ जुड़े हुए हैं, तो आपने भी जब पुस्तक लिखी है, व्यंग लिखे हैं, तो इसका मतलब विधा है। नहीं नहीं, विधा है, बिल्कुल है, लेकिन मैं चूंकि जब प्रचलित चीजें, मैंने कहा उन पर बात जी हो जी जाए एक बार तो ठीक है। और जी जी सलीके से आपने इस बात को कह भी दिया है। निश्चित रूप से ये एक अच्छी विधा है और बहुत महत्वपूर्ण विधा है, लेकिन मुझे लगता है इसमें जितने प्रयोग होने चाहिए, आपको क्या लगता है वो हो रहे हैं? क्योंकि शुरू में तो कुछ ऐसा था कि परसाई जी की फोटो कॉपी जी आती थी, फिर जी जी इसमें कुछ नए प्रयोग शुरू भी हुए, भी मतलब नए ढंग से भी लोगों ने लिखा, बहुत सारे लोगों ने लिखा। तो इसमें अभी और प्रयोगों की जरूरत है कि नए ढंग से इसको किस तरह, क्योंकि हास्य में, जब हास्य और व्यंग में जो फर्क है, जी मुझे लगता है कि वो भी शायद हमें देखना पड़ेगा। तो उस बारे में आप क्या सोचते हैं? ये हास्य और व्यंग और ये जो मंचीय जी 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 कविताएं हास्य की, अच्छा और अच्छा ये जो दौर है। जी, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मैं इसी पर बात कर रहा था। हास्य और व्यंग की जो बात है, शुरू में जो ये संस्कृत साहित्य से हास्य व्यंग का एक पूरा रूप और फॉर्म आया, तो उसमें हास्य के साथ व्यंग को जोड़ दिया गया। लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। हास्य व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत होता है, और जो व्यंग है वो प्रवृत्तिगत होता है। हास्य, मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि हास्य केवल समय व्यतीत करने के लिए भी हम कह लेते हैं, बोल लेते हैं और लिख लेते हैं, मगर व्यंग हम समय पास की विधा नहीं मान सकते। ये गंभीर कर्म है और उद्देश्य परक रचना है व्यंग।
इसलिए हास्य और व्यंग में बहुत बारीक और मोटे दोनों सारे अंतर है। एक तरफ हास्य है तो एक तरफ व्यंग है। ये पहले हम लोग हास्य और व्यंग को शामिल लिख करके बीच में एक हाइफन लगा करके जोड़ करके ये संकेत देते रहे कि भाई दोनों एक ही है, दोनों जुड़े हुए हैं। लेकिन अब ये मैं सोचता हूँ अनुराग जी, वो अजय जी, जी ये अभी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, जी और वो ये कह रहे हैं कि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही इसमें। अच्छा अच्छा अभी अशोक थपलियाल का है कि जी 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 कमेंट है, जी 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 अशोक थपलियाल लिख रहे हैं कि तलवार जी का ऑडियो ठीक है, अनुराग जी का थोड़ा सा अच्छा गड़बड़ है, तो क्या गड़बड़? देखें कुछ मेरे तकनीकी क्या है, पता नहीं। मैं वैसे मेरा आपकी वाली आवाज साफ आ रही है, मेरी आपके पास ही आ रही होगी साफ। ये कोई आपका दूसरा कोई फोन तो खुला हुआ नहीं है, दूसरी डिवाइस तो खुली हुई नहीं है आपके पास? इको कर रही है थोड़ी आवाज आपकी। अच्छा ये तो कर दी क्या? अभी मैं देखता हूँ। हाँ, हाँ बारी बात जाएगा कि जब तक मैं चलता हूँ इसको। हाँ, थोड़ी इको कर रही है, पता नहीं कैसे है। चलिए, लेकिन इस बात को आगे जी बढ़ाएं। तो आपने कोई और व्यंग रचना है, कोई एक और सुना दीजिए अपनी कोई। चलिए एक मैं रचना और आपको किसानों सुना कि, देता हूँ। किसानों वाली जी आपने किसान वाली। बड़ी सब बहुत अच्छी सुनाई, और क्योंकि ये दौर भी ऐसा चल रहा है जब हम देख जी रहे हैं जी कि किसान किस तरह से परेशान हैं, सड़कों पर हैं, और वो कह रहे हैं कि जी हमें फायदा नहीं चाहिए, लेकिन सरकार कह रही है हम हम्म। आपको फायदा देकर ही मानेंगे। तो वो ये देकर ही संघर्ष भी मानेंगे। अब ये भी एक ज्ञान का विषय है। किसान नहीं चाह रहा और लेकिन उसको फायदा देने की कोशिश की जा रही है। अब ये फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये किसान जानता है। तो मैं एक दूसरी रचना अभी पढ़ देता हूँ। एक हाँ जी, अध्यक्ष और हाँ, अचानक शहर में अध्यक्षों की संख्या बढ़ गई। वाह वाह, जो क्या शहर बात। जो शहर इक्का दुक्का मरियल दड़ियल और सड़ियल अध्यक्षों के लिए जाना जाता था, तो वहां अचानक अध्यक्षों की बाढ़ बाहर आ क्या गई। बात। चिकनी चमकती चमड़ी, दमकती दहकती दबड़ी की आभा दिए क्लीन शेव चेहरों से अध्यक्षता पिघलकर टपकने लगी। बहुत सारे सर्वत्र अध्यक्ष अध्यक्ष नाराज ही हो अध्यक्ष। जाएंगे आपसे। मैं इसलिए तो पढ़ रहा हूँ कि भाई इस वाले हो जाए तो हाँ 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 हाँ, नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा बिना है, बहुत अच्छा है। बिना अध्यक्षता के काम चला नहीं। हाँ, नहीं, बहुत तो अच्छा है, बढ़िया। सर्वत्र अध्यक्ष ही अध्यक्ष। आयोजक असमंजस में फंस गए, किसे बुलाएं किसे छोड़ें और क्या करें। अब हुआ यह कि अध्यक्षों के चक्कर में अब हुआ यह कि अध्यक्षों के चक्कर में आयोजनों की थुक्का फजियत होने लगी। स्थायी संयोजक सिकुड़ा गए। शहर में जो पुराने सर्वमान और सर्व सुलभ अध्यक्ष थे, उन्हें नई पीढ़ी खारिज करने लगी। पुरानी पीढ़ी ने नए अध्यक्षों को मान्यता प्रदान करने से इनकार कर दिया। संयोजकों के समक्ष जो संकट सदा बैठा और लेटा रहता था, वो अचानक बनकर खड़ा हो गया। कार्यक्रम रूपरेखा बनने से पहले ही हटाई की ओर चल पड़ने को तैयार होने लगा। अंत में इसका एक ही हल निकला कि अध्यक्षों के इलाके बांट दिए जाए। अपने अपने इलाके के अध्यक्ष छांट लो और बांट लो। यह ठीक रहेगा। एक आपको, इलाके का अध्यक्ष हाँ, एक इलाके का अध्यक्ष दूसरे इलाके वाले आयोजनों में अध्यक्षता नहीं करेगा। तो झोट और वाला पंखा अपने में तो इलाके अध्यक्ष कहाँ से लाएंगे आप? हम तो हमारे यहाँ तो अध्यक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ रही। चलिए। तो मैं पढ़ रहा था, एक इलाके का अध्यक्ष दूसरे इलाके वाले अध्यक्ष आयोजनों में अध्यक्षता नहीं करेगा और अपने इलाके की सीमा में दूसरे को अध्यक्षता के लिए घुसने नहीं देगा। अध्यक्षों में सैद्धांतिक सहमति अध्यक्षों में सैद्धांतिक रूप से इस नियम पर सहमति तो हो गई, लेकिन व्यावहारिक रूप से कोई सहमति नहीं बन पाई। अध्यक्ष कुछ ऐसे भी थे जो इधर उधर इलाकों में घुसपैठ बना चुके थे। वे श्रोताओं के बीच में चुपचाप बैठने वाले थे नहीं। यह उनकी गरिमा के प्रतिकूल था। श्रोताओं में बैठ जाते तो लोग उन्हें अध्यक्ष मानना ही छोड़ देते। बनाने की बात तो बहुत दूर है।
किसी समय शहर में एक दो अध्यक्ष हुआ करते थे। वह क्या करते थे, शहर वालों ने अपनी कार्यक्रमीय सफलता के लिए एक दो को खींच तान कर अध्यक्ष बना दिया। फिर वे चल निकले और वास्तविक अध्यक्ष हो गए। उन्होंने धीरे धीरे अपने भीतर अध्यक्षीय विशेषता उत्पन्न कर ली। उन्हें देखकर कोई बाहरी व्यक्ति शंका नहीं कर सकता था। उनका अध्यक्षीय अनुकूलन भी हो चुका था। उस समय शहर बहुत सुखी था। साहित्य में अध्यक्षीय खिचखिच और पिचपिच बिल्कुल नहीं थी। वैश्वीकरण की आंधी में अध्यक्षों को भी बाजार ने लपक लिया। शहर में इतने अध्यक्ष हो गए कि हमारा शहर अध्यक्षों की मंडी बन गया है। थोक बाजार में अध्यक्ष ही अध्यक्ष भरे पड़े। जो अच्छा लगे छांट लो और बांट लो। ठोंक बजाकर अध्यक्ष को उठा ले जाओ, अपनी शर्तों पर ले जाओ। पहले अध्यक्ष की अपनी शर्तें होती थी, अब संयोजक की शर्तें अध्यक्ष को माननी पड़ती है। संयोजक की शर्तें मानो तो आकर अध्यक्षता कर लो। आज हाल यह है कि शहर से अध्यक्षों का निर्यात होने लगा। हमारा शहर पूरे देश को अध्यक्ष देने की स्थिति में पहुंच चुका है। कोई समय था जब शहर को अध्यक्ष आयात करने पड़ते थे। आयोजकों को दूसरे शहरों से अध्यक्ष बुलवाने पड़ते थे। अब हमारे शहर में ही इतने अध्यक्ष हो गए हैं कि बाहर भिजवाने पड़ रहे हैं। हमारे यहाँ छोटे से शहर में अध्यक्षों की इतनी खपत है नहीं। कुछ आयोजक भी ऐसे हो गए हैं कि उन्होंने कार्यक्रम में अध्यक्ष रखना ही छोड़ दिया है। बिना अध्यक्ष के कार्यक्रम हो तो जाता है, मगर शहर को मजा नहीं आता है। अध्यक्ष विहीन कार्यक्रम में कोई आता भी नहीं है, जाता भी नहीं है। लोग कार्ड पढ़कर ही कार्यक्रम को पीट डालते हैं। देखा जाए तो कुछ अध्यक्ष ऐसे होते हैं जो सिर्फ अध्यक्षता के ही लायक होते हैं, अन्य किसी लायक होते ही नहीं। आयोजकों के लंबे अनुभवों के भी वे अध्यक्ष होने की मिनिमम योग्यता अर्जित करके अपना डेकोरम बना लेते हैं। शहर उन्हीं को अध्यक्ष मानने लग जाता है। हमारा शहर धर्म संकट में तब पड़ गया जब एक रिटायर्ड अध्यक्ष दूसरे शहर को छोड़कर हमारे शहर में आकर रहने लगे। शहर में पहले से संकट तब पड़ गया जब एक रिटायर्ड अध्यक्ष दूसरे शहर को छोड़कर हमारे शहर में आकर रहने लगे। शहर में पहले से चले आ रहे अध्यक्षों में खलबली मच गई। शहर की छाती पर एक अध्यक्ष और आ गया। अब क्या हो, शहर ने सारे अध्यक्षों की एक निर्धारित कर दिया। अब आयोजक और अध्यक्ष दोनों ही कसमसा रहे। कुछ का कर्मयोग इतना प्रबल होता है कि भाग्य बेचारा दब जाता है और सही समय में भी अध्यक्ष बनने का अवसर नहीं मिल पाता है। और कुछ का भाग्य इतना प्रबल होता है कि सही समय न होने पर भी वो अध्यक्ष बन जाता है। कुछ लोग सरकारी अध्यक्ष बनने की ओर बढ़ गए हैं। सरकार के बारे में ये कहा जाता है कि वह गधे की पीठ पर भी हाथ रख देती है तो अध्यक्ष बन जाता है। शहर उस तरफ ही टकटकी लगा देगी, खत्म हो गया। यह अध्यक्ष थे। बहुत बढ़िया, अच्छी रचना है आपकी। और ये सही भी है एक हद तक। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे अध्यक्ष हैं कि वो बिना अध्यक्षता के आयोजनों में आते भी नहीं है, कि उन्हें अध्यक्ष बनाना ही पड़ेगा, बुलाना है। और मुझे लगता है कि ये जो कोरोना काल है इससे अध्यक्षों पर भी संकट पैदा हो गया है कुछ, क्योंकि ये बात सही है। एक तो आयोजन नहीं हो रहे हैं, और अब ये जो जिस तरह से ये डिजिटल आयोजन हो रहे हैं, वर्चुअल हो रहे हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा स्कोप कम हो गया है उनका अध्यक्षों का। इसमें क्या पूरा तो ये अध्यक्षों का एक संकट काल भी है, मतलब कोरोना में जो है। बिल्कुल सही बात। तो एक वजह इन दिनों, हाँ बोलिए। मैं तो कह रहा, आपने बीच में सवाल किया था मंच पर भी, हाँ, मंच पर सवाल एक इसलिए बनता है अनुरागी जी, मैंने सवाल इसलिए भी किया था
आपने देखा हुआ एक दौर था कवि सम्मेलनों का हिंदुस्तान में और बड़ी धूम थी उस समय, जी जी वो जी जी धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन मुझे लगता है जी कि उसी तरह से तो नहीं, लेकिन फिर भी एक हद तक इनकी इसकी एक वापसी दिखाई देने लगी है। जी ये जी कवि सम्मेलन फिर से दिखाई देने लगे हैं और मंचीय कवि भी बहुत आ रहे हैं। तो जी ये हमेशा विवाद रहा है कि मंचीय कवियों को ऐसा देखा जाता है जैसे हमारे जो कवि हैं वो फिल्मी गीतकारों को देखते हैं, ठीक है अच्छा लिख रहे होंगे लेकिन फिल्म में है, वो मंच पे है, या उनकी स्तर में भी कई बार थोड़ी गड़बड़ तो होती है। जी जी। तो इस तरह इसको आप किस तरह देखते हैं इस दृश्य को? तो मंच का तो अपना अलग ही हिसाब है, और फिल्म के भी बीच में आपने बात कर दी। तो मंच पर तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो यही है कि मंच को हम जिस तरह से आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें व्यंग की कहीं कोई खास गुंजाइश उसमें ऐसी नहीं है। लेकिन एक नई चीजें सामने आ रही है, जैसे शरद जोशी गतिपात मैं करते थे। थोड़ा मैं थोड़ा बीच में बोल रहा हूँ क्योंकि इससे मैं रोशनी चाहूंगा आपकी हाँ हाँ कि ये जो कवि सम्मेलन है मंच के, इनमें व्यंग जी तो फिर भी कभी नजर आ जाता है, लेकिन नाम होता है कवि सम्मेलन और कविता जी उसमें होती नहीं है, और वो एक संवाद से ही एक लंबे संवाद चलते रहते हैं और व्यंग हाँ से हाँ, वो क्रिएट करते रहते ये हैं। कविता नहीं ये होती उसमें। ये क्या है कि एक तरह से दुर्भाग्य कहा जाएगा मंच का, कि जहाँ कविता नहीं है और संवाद, चाहे वो हास्य मिश्रित हो, थोड़ा थोड़ा बीच में व्यंग भी आ जाता है, और संवादों से ही हम पूरा अपना समय व्यतीत कर देते हैं। तो ये एक तरह से मंच पर जो कवि सम्मेलनों की गरिमा है, उस गरिमा के अनुकूल नहीं है ये। क्योंकि कवि सम्मेलन का बिल्कुल। मतलब जो हम लोग परंपरागत रूप से लेते आए हैं, उसमें काव्य पाठ होता था। भले ही हास्य का काव्य पाठ हो, व्यंग कम हो, मगर उस काव्य की, हास्य काव्य की भी एक परंपरा थी, और एक बहुत लंबी परंपरा रही है, क्योंकि उसी ने हमारे जो श्रोता थे उनको सजग किया। और बहुत सी काव्य पाठ तो ऐसे रहे कि जिन्होंने मतलब पाठकों को भी बनाया, अपनी किताबों को भी पाठकों से जोड़ा उन्होंने। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि मंच का काम सारा खराब है, लेकिन हम जो जिस तरह से आपने बात बताई, केवल संवाद शैली से अपना समय आधा एक घंटा या 20 मिनट को संवाद निर्धारित भी करने का तो संवाद ये संवाद भी मुझे लगता है नहीं कहना चाहिए, वो चुटकुलेबाजी जिसे कहना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, आपने सही कह दिया। चुटकुलों से। संवाद हाँ। शालीन भाषा में बात आई है, लेकिन एक तरह से चुटकुलेबाजी है। अगर हम इस चुटकुलेबाजी को भी अगर प्रस्तुति ढंग से करें तो हो सकता है उसमें से भी कुछ अच्छी चीजें आए, लेकिन उसे वो इतना फुहड़ और इतना गरिमाहीन बना देते हैं कि अब बहुत से कवि सम्मेलनों के मंचों पर पारिवारिक रूप से जाना भी अब शोभा नहीं दे रहा। ऐसी स्थितियां भी बनी है। हाँ। लेकिन कुछ नए लोग भी हैं जो व्यंग में अच्छा काम कर रहे हैं, और वो व्यंग पाठ के माध्यम से कवि सम्मेलन में मंच की गरिमा को बढ़ाने में भी लगे हुए हैं। तो ये काम भी अब धीरे धीरे हो रहा है। अब कुछ और नई पीढ़ी, नए लोग आ रहे हैं जो इसकी ओर उन्मुख हुए हैं, मगर फिर भी जो हमारा अभी जो श्रोता वर्ग है, जो सुनने वाला जो वर्ग है, वो वर्ग अभी भी कवि सम्मेलन के नाम से उम्मीद केवल उसी कोडबाजी को, उसी चुटकुलेबाजी को ही समझता है। कवि सम्मेलन का मतलब है मौज मस्ती और मनोरंजन करके हम आ जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ अगर ऐसे ही मंच की गरिमाएं गिरती रही तो निश्चित रूप से ये सारे मंचों के लिए नुकसानदायक होगा। ये साहित्यिक मंच के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। जब मंच कोई भी गिरता है तो वो सबको नुकसान पहुंचाता है। ये हाँ मंची आयोजनों का जो हास हुआ है उसका एक कारण ये भी कहते हैं कि जो अच्छे लोग हैं उन्होंने मंच पर आना बंद कर दिया। वरना एक दौर था जब जी हरिवंश राय बच्चन आते थे, नीरज जी आते थे, दूसरे लोग आते थे, तो उसकी एक अपनी गरिमा थी, एक प्रतिष्ठा थी। गरिमा। तो जी अच्छे जी लोगों ने जब आना बंद कर दिया तो वो उनके हाथ में चला गया, जिनको हम चुटकुलेबाजी कहते हैं। तो इसका जी अर्थ जी ये भी हुआ कि जो हमारे अच्छे लिखने वाले, हास्य लिखने वाले या कविताएं लिखने हम्म, वाले, अच्छी कविताएं लिखने हम्म, वाले, उनको क्या मंच मंच पर फिर से एक नए ढंग से इसको मंच को स्थापित जी नहीं करना चाहिए? जी 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 बिल्कुल स्थापित करना चाहिए। और मैं आप भी जुड़े हुए हैं, पीएलएफ से जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि पीएलएफ के मंच से बड़े अच्छे कवियों को यहाँ से सुनवाया गया है। नरेश सक्सेना जी जैसे कवियों को, जिनकी कविता बड़ी रुचि के साथ श्रोता वर्ग सुनता है,
और नरेश जी तो ऐसे कवि हैं कि जो ये कवि सम्मेलन के मंच है, जिनको अपन कहते हैं ये भीड़ वाले कवि सम्मेलन है, वहां भी नरेश जी की कविता सुनी जाती है। तो ये जो हाँ प्लेटफॉर्म ईएलएफ के माध्यम से आप बहुत अच्छी हाँ, तरह नहीं से राजेश राजेश जोशी भी, बिल्कुल, राजेश जोशी जी भी आए थे अपने यहाँ। और बहुत से फिल्म के साथ आमिर जैसे लोग हैं, खैर वो तो फिल्म के माध्यम से भी चर्चित हैं, मगर ऐसे लोगों को जब एक जगह मंच मिले और उस मंच की गरिमा को आयोजन के हिसाब से सटीक बनाया जाए, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे ये समाज भी शिक्षित होगा और समाज को भी लगेगा कि कविता केवल वर्ड और मनोरंजन परक ही नहीं होती है, बल्कि उसमें कोई सार्थक उद्देश्य भी होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और हम समापन की शायद थोड़ा कम है, लेकिन आप कोई एक छोटी रचना एक और सुना दें। अच्छा, मैं सुनाता हूँ। हाँ एक वो छोटी सी, मैं जो अभी बात कर रहे थे प्रयोग वाली, तो मैं एक छोटी सी कहानी है, लघु कथा टाइप है, महाशय हाँ की हाँ नाक। हाँ तो मैं क्या, सुना देता हूँ। महाशय के पास एक नाक थी, जिसे वे हरदम ऊंची रखा करते थे। किसी भी स्थिति में वे नाक को नीचे नहीं होने देते थे। वे नाक के भरोसे ही अपने सम्मान को सुरक्षित पाते थे। नाक हमेशा उठी रहती थी, इसलिए उसके कटने का खतरा बराबर बना रहता। लोगों की नजर महाशय की नाक पर केंद्रित रहने लगी। महाशय नाक के प्रति कुछ ज्यादा ही सतर्कता बरतने लगे थे। वे हर बात को नाक की बात मान लेते थे और हर सवाल उनके लिए नाक का सवाल हो जाया करता था। एक समझदार व्यक्ति के पास 3-4 नाक होती है। एक कटती है तो दूसरी लगा लेता है, दूसरी कटती है तो तीसरी लगा लेता है। अतिरिक्त नाकें व्यक्ति के स्वाभिमान की रक्षा भले ही न कर पाए, किंतु उसके सम्मान की रक्षा तो अवश्य कर ही डालते। क्या बात। महाशय के लिए नाक प्रतिष्ठा का प्रश्न थी। उन्हें लगता था कि नाक न रहेगी तो प्रतिष्ठा भी न रहेगी। प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए वे नाक को बचाए हुए थे। नासिकीय सतर्कता के कारण शरीर के बाकी अंग उपेक्षित हो गए। उन सब ने मिलकर महाशय की नाक को झुकाने का प्रण कर लिया। संगठन में शक्ति होती है, चाहे बेईमानों का हो या भ्रष्टाचारी हो। एक दिन महाशय के कानों ने असहयोग कर दिया। जरूरी बात वे सुन नहीं सके। आंखों ने असहयोग कर दिया, जरूरी दृश्य वे देख नहीं सके। जीभ ने असहयोग कर दिया, जरूरी स्वाद वे जान नहीं सके। दांतों ने असहयोग कर दिया, जरूरी चीजें वे चबा नहीं सके। हाथों ने असहयोग कर दिया, जरूरी काम वे कर नहीं सके। और पैरों ने असहयोग कर दिया, जरूरी जगह तक वे जा नहीं सके। परिणाम स्वरूप महाशय बेइज्जत हुए और नाक को कटना पड़ा। महाशय अब बेचारे हो गए। क्या धन्यवाद। बात है। बहुत ये बढ़िया, बहुत महाशय की बढ़िया। नाक। हाँ। तो आपके अभी कितने काव्य ये व्यंग्य संकलन आ चुके हैं अभी? अभी मेरे 9 व्यंग्य संग्रह हो गए। एक व्यंग्य अरे उपन्यास वाह। है, एक कहानी हाँ संग्रह भी है, कोट में टंगा आदमी, जिस रचना को व्यंग में पहला पुरस्कार मिला था कभी, लेकिन वो उसमें कहानियां है, तो वो लगभग आधी कहानियां उसकी व्यंग की कहानी है। एक आप ये ताकत बताइए कि ये व्यंग रचना का जो आपकी सामग्री है, जो रॉ मटेरियल है, वो जी जी आप इस जिंदगी से कैसे उठाते हैं? उसकी क्या प्रक्रिया होती है? और दिमाग से चल के कागज तक आने की वो क्या प्रोसेस होता है? थोड़ा जिसे रचना प्रक्रिया कह ये सकते हैं व्यंग की। ये ये तो हर रचनाकार की जैसे सामान्य प्रक्रिया होती है, चीजों को देखना और देख करके उनको कागज पर उतारना। तो मुझे लगता है कि जो कुछ चीजें हैं, व्यंगकार के साथ एक समस्या यह है कि उसके व्यक्तित्व में एक चीज ये हो जाती है कि वो जहाँ भी देखता है वो कूड़ा कचरा, गंदगी, अव्यवस्था, विसंगति, विडंबना, विकृति देखता है। तो मुझे लगता नहीं है कई ठीक। बार ये परेशानी होती है कि इनका व्यक्तित्व ही सारा कुछ उल्टे तो है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सोचता हूँ कि हम जो भी तो क्या चीजें ये है कि जितनी कई बार बुराई कचरा कचरा बहुत इकट्ठा हो जाता है, तो उसे फिर निकालना से पड़ता है, फेंकना पड़ता है। निकालना पड़ता है, तो ये सारी चीजें कचरों को, हम तो वो है तो कचरे में से भी सामग्री निकालते हैं, कचरे में से भी चीजों को, अच्छी चीजों को छांटते हैं, और छांट करके फिर हम सोचते हैं कि उसे अब अच्छे पाठकों तक, अच्छे श्रोताओं तक पहुंचाया जाए, ताकि लोग उससे कुछ शिक्षित हो सके, कुछ सीख सके। मतलब हम और ये कह सकते हैं कि ये कचरे से बिजली पैदा करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल बिल्कुल, कचरे तो ऊर्जा है, कचरे की ऊर्जा एक तरह से लिखना।
क्योंकि ये ऊर्जा ही हमें आगे तक ले जाती है और लोगों तक जोड़ती है, हर चीज को अपने आप जोड़ देती है, कनेक्ट कर देती है ये ऊर्जा। नहीं, सही बात है। देखिए, समाज में कचरे की कमी नहीं है, बहुत कचरा है, और उससे जो एक बारीक ऑब्जर्वेशन है एक व्यंगकार का, वो उससे कुछ क्रिएट करता है कि ये हमारी विसंगति है, ये हमारी गंदगी है, ये हमारी वो चीजें हैं। तो एक इशारा भी करता है एक सोसाइटी के लिए कि जो चीजें हैं, तो निश्चित रूप से ये। हाँ, तो आपने कोई राजनीतिक व्यंग भी लिखे हैं? राजनीतिक करते तो वो तो राजनीति तो आई जाती है। हाँ, राजनीति तो खैर जरूरी है। हाँ, हाँ। तो राजनीति को किस तरह देखते हैं? राजनीतिक व्यंग जो है वो किस तरह से मतलब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं आप? जो राजनीति है उसमें हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है और उसी के प्रभाव से चीजों का जो वास्तविक अर्थ है ना वो बदल गया है। तो जब हम चीजों के वास्तविक अर्थ को बदला हुआ देखते हैं तो व्यंगकार को फिर कूद होती है और वो बेचैनी अनुभव करता है कि इस बदली हुई चीज में क्या कुछ हम कर सकते हैं, इस बदली हुई चीज के सटीक अर्थ को हम पाठकों तक कैसे पहुंचाएं, इसका प्रयत्न वो करता है। तो मैं भी इसी तरह का सोचता हूँ कि भाई मैं सही चीजें, जो खराब चीजें हैं उनमें से अच्छी चीजें निकाल करके, जैसे वेस्ट चीजों में से कोई कलाकार बनाते हैं, खराब चीजें हैं, फेंकी हुई चीजें, उनमें से निकाल करके एक अच्छी चीज सामग्री बना दी जाए जो हमारे समाज के लिए उपयोगी हो और जो पर्यावरण को भी नुकसान थोड़ा कम पहुंचाए। तो मैं ये मानता नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। दरअसल देखा जाए तो साहित्य का सबसे बड़ा काम तो यही है कि दुनिया सुंदर कैसे बने, तो उसके लिए ये सब बहुत जरूरी है, इन चीज इस तरह चीजों को। और राजनीति से आपने सही कहा, राजनीति हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है, यहाँ तक कि हमारे जी जो कोमल रिश्ते हैं, प्यार है, मोहब्बत जी है, उसको भी प्रभावित करती है। और इस चीज को जी इस दौर में तो बड़े आराम से, बड़े आसानी से और बड़े नग्न रूप में देखा जा जी जी सकता है कि किस तरह राजनीति अपना काम करती है, जहाँ ह्यूमन रिलेशंस और मानवीयता भी किस तरह से प्रभावित होती है। तो इस पर कोई रचना लिखी है आपने? लिखी जी होगी इस पर मैं रचनाएं तो इस हाँ, तरह की। लेकिन अभी समय ज्यादा हो रहा होगा। एक मैं हाँ, छोटी सी इसी तरह की जो कहानी के रूप में एक सुनाते हैं बस, वो एक आखिरी रचना आप सुना दें, फिर अपन समापन करेंगे। जी जी ठीक है, मैं सुना देता हूँ। शीर्षक है उसका मुर्गी। हम्म। बड़े बाबू आज बहुत उदास थे। नए वर्ष में उनकी यह उदासी पुरानी ही थी वैसे तो, कारण कि छोटे बाबू ने उनके हाथ से मुर्गी छीन ली। यह पहला अवसर था जब किसी ने बड़े बाबू के हाथ से मुर्गी छीनी हो। अब तक बड़े बाबू दूसरों की मुर्गियां छीनते रहे थे। कार्यालय में इसे छोटे बाबू का बड़ा कदम माना जा रहा था। कुछ लोग नवी जवान में छोटे बाबू को बधाई भी दे रहे थे। देखते हैं बड़ा बाबू मुर्गियों को कैसे फंसाता है। कर्मचारियों का संगठन बड़े बाबू के हाथ में था। छोटे बाबू का यह कारनामा, छोटे बाबू का यह बड़े बाबू को छोटा होने का एहसास करा गया। जो बड़ा होता है उस पर मुर्गी का पहला हक बनता है। बड़ा अगर चाहे तो छोटे को हक दे सकता है। यहाँ बड़े तक पहुंचने से पहले ही छोटे ने यह हक झटक लिया था। यह बड़े बाबू की तौहीन। तम तमाकर बड़ा बाबू छोटे के पास जाकर बोला, तुम्हें पता है यह मुर्गी मेरी बहुत पुरानी कस्टमर है। यह जानते हुए भी तुमने इस मुर्गी को हलाल कर दिया। तुमसे मैं उम्र में बड़ा हूँ, पद में भी और अनुभव में भी बड़ा हूँ। छोटा बाबू बोला, मैं क्या करता हूँ, मुझे नहीं पता यह मुर्गी किसकी है। मेरे पास स्वयं चलकर आई थी। मैं उसे हलाल नहीं करता तो यह मेरी मूर्खता से होती। पूरे साल जब मुर्गियां तुम्हारे पास आती रहती है तब तो सोचते नहीं हो कि एक आध मुर्गी दूसरों को भी भेंट कर दी जाए, मिल बांट कर खा ली जाए। पूरी की पूरी मुर्गियां हजम करते रहते हो अकेले अकेले। सबको चिढ़ाकर कहा करते थे कि जिसमें दम होगा मुर्गियां उसी के पास आएंगी। अब मिर्ची क्यों लग रही है? बड़े बाबू को आवेश आ गया, तुमने मेरी मुर्गी छीनी है, अच्छा नहीं किया। एक दिन यह मुर्गी तुम्हें भारी पड़ेगी, देख लेना। छोटा बाबू तैश में बोला, मुर्गियों पर तुम्हारा पूरा हक थोड़ी हो गया है। इतना ही दम है तो मुर्गियों को मेरे पास आने से रोक दो, अनेक कर दो। अपनी सीट पर रोक लिया तुम,
वैसे भी मैंने मुर्गी को छीना नहीं है, अपने आप चलकर मेरे पास आई थी। तुम मुर्गियों को चलाकर फांसते थे, वे परेशान हो गई तुम्हारे व्यवहार से, उनका काम भी नहीं करते थे और हलाल भी कर डालते। ऐसा हमेशा थोड़ी चलेगा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। बड़ा बाबू बोला। छोटा बाबू कहने लगा, ऐसा ही हुआ है, तुमसे कुछ मुर्गियां भी पेट छुड़ाना चाहती हूँ। बड़ा बाबू बोला, बिल्कुल छोटा, मेरी मुर्गियां तुम्हारे पास कभी जा ही नहीं सकती हैं। छोटे ने कहा, मुर्गियों से पूछ कर देख लो, मुर्गियां खुद बता देंगी वास्तविकता क्या है। दोनों बाबू उलझते हुए एक मुर्गी के पास पहुंचे। मुर्गी फाइल पर अंडा देकर उड़ गई, वहां नहीं मिली। दोनों बाबू अंडे को लेकर लड़ने लगे और अपना अपना हक जताने लगे। इसी बीच अंडा फाइल से लुढ़क कर नीचे गिर पड़ा। दोनों बाबू फूटे हुए अंडों को आश्चर्य से देखने लगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया अजय जी, बहुत अच्छा आप सुनाया। अभी हमारे दो सवाल मुझे नजर आ रहे हैं जो हमारे दर्शकों की तरफ से आए हैं, और दोनों ही अपने क्षेत्र के बड़े लोग हैं। एक श्याम जहांगीर जी का ने कहा है कि कवि सम्मेलनों का स्तर ठेका प्रथा से गिर गया, आजकल कवि सम्मेलन करवाने वाले कई ठेकेदार तरक्की पर हैं। और दूसरा भी मैं बता देता हूँ सवाल, वो सवाल क्या है, कमेंट है जो सही लगता है, गजेंद्र श्रोत्री ने ये किया है, जो हमारे फिल्मकार दोस्त हैं, कि व्यंग में कही गई बात हर व्यक्ति को दूसरे के लिए कही गई प्रतीत होती है। यानी कि किसी ने लिखा तो मेरे लिए बदमाशी मैंने की है, और मैं ये समझूंगा कि नहीं, ये तो अजय अनुरागी के लिए लिखा गया है, मेरे लिए नहीं। व्यंग में एक वेदना शक्ति होती है जो, जिसके न तो अभिधार्थ निकलता है उसका, न लक्षण से उसका अर्थ प्राप्त हो सकता है। उसका एक व्यंग्यार्थ होता है जो कई कई जगह मार करता है, कई कई अर्थों में उसको व्यापक बना देता है। तो इसलिए व्यंग किसी के लिए भी कहा जाए, ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए कहा गया है या बहुतों के लिए कहा गया है। वो जहां भी हाथ रखोगे आप, वही व्यंग की मार पहुंचती है। तो ये उसकी व्यंग की जो मतलब मारक क्षमता है, वो मारक क्षमता कई कई दिशाओं में बहुत दूर तक जाती है। और दूसरा जो सवाल श्याम जी ने कहा है, वो व्यंग की जो ठेकेदारी प्रथा है, वो प्रथा वास्तव में दुखदायी है कि जो ठेकेदार साथी हैं, साथी का इसलिए कह रहा हूँ भाई, ठीक है वो भी कुछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो ठेकेदारी प्रणाली पर अपनी अपनी टीम को उतार करके जो एक रास्ता का जो कार्य किया है, वो निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस तरह व्यंग पर मंच के कुछ ही लोगों का जो कब्जा है, वो कब्जा अगर बना रहेगा तो बाकी लोग, लिखने वाले, सुनाने वाले, पढ़ने वाले मंच तक कैसे पहुंचेंगे। तो हम कई बार देखते हैं कि कुछ ऐसे बड़े ठेकेदार हैं कि उनके मंच पर बिना अनुमति के, बिना स्वीकृति के कोई दूसरा कभी आ ही नहीं सकता। तो ये भी एक दुखदायी स्थितियां है। हालांकि अब उसके लिए मैं तो यही भाई तलवार साहब से ही कहना चाहता हूँ, तो हमारे पीएलएफ जैसे आयोजन अगर देश भर में हो तो निश्चित रूप से अच्छे लोगों को भी मंच मिलेगा, और वो जो बड़े ठेकेदार हैं उनको भी थोड़ा सबक मिलेगा कि समानांतर बहुत सारे ऐसे मंच भी खुल गए हैं जहाँ अच्छी बातें और मन से कही जा सकती है और मन से सुनी जा सकती है। तो ये श्याम जी अगर संतुष्ट हो गए। और बिल्कुल आपने सही बात कही। जिस तरह हमने पहले समानांतर साहित्य उत्सव शुरू किया था, तो ये मंचों के समानांतर, क्योंकि समानांतर हम तो अच्छा शब्द मानते हैं समानांतर को, कि उसके एक पैरेलल जो दूसरा जेन्युइन कल्चर जो है उसके पैरेलल वो खड़ी की जा सकती है। बहुत संभावना है, आपने सही सवाल उठाया है ये। तो इस पर अपन सोचेंगे, अपन आपस में बैठ के बात करेंगे। लेकिन ये मुझे लगता है आज आपका बहुत अच्छा रचना पाठ रहा, और आपने बड़ी अच्छी बातें व्यंग को लेकर की। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय मुझे लगता है अपना अब ये पूरा हो चुका है, लेकिन आप आए और इतनी सब बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ठीक, थैंक यू।